16 फरवरी 2025 दोपहर 12 बजे तक सभी बंधक इजराइल वापस लौट जाने चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कयामत आएगी। हमास को पता चल जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूं। ये धमकी कौन दे रहा है? मिडिल ईस्ट में नई जंग की आशंका क्यों बढ़ गई और क्या गाजा का फाइनल सॉल्यूशन अब आने वाला है? आज के राजदूत में हम इसी पर विस्तार से बात करने वाले हैं। गाजा के बाद हम आपको पेरिस ले चलेंगे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सबसे बड़ी समिट में हिस्सा ले रहे हैं। जानेंगे कि यह समिट इतनी अहम क्यों है और फ्रांस से प्रधानमंत्री मोदी क्या क्या लाने वाले हैं वापस हिंदुस्तान। नमस्कार, स्वीकार कीजिए निखिल का। आप खबर गांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देख रहे हैं। पहली खबर जिस पर हम बात करने वाले हैं इजराइल हमास वॉर और गाजा पट्टी से जुड़ी है। जंग और गाजा की बेसिक जानकारी हम राजदूत के पिछले कई एपिसोड्स में दे चुके हैं। कुछ वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। आज हमारा फोकस ताजा घटनाक्रम पर रहेगा। जनवरी में मिडिल ईस्ट में शांति लौटी। ये शांति एक बड़ी महीन डोर से बंधी हुई थी जो अब टूटती नजर आ रही है। 19 जनवरी को दोहा में इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम समझौता हुआ। इसके तहत 3 फेज में इजरायली बंधकों और फिलिस्तीनी कैदियों की अदला बदली होनी थी। इजरायली फौज को गाजा से बाहर निकलना था और गाजा पट्टी को फिर से खड़ा करने का प्लान था। अभी पहला फेज ही चल रहा है। इसमें हमास 1 मार्च तक 33 इजरायली बंधकों को छोड़ने वाला था। बाद में उसने बताया कि इनमें से 8 की मृत्यु हो चुकी है, बाकी बच्चे 25। 9 फरवरी तक 16 इजरायली और 5 थाई बंधकों को रिहा किया जा चुका था। थाई माने थाईलैंड के नागरिक हैं ये। अब बचे 9 इजरायली बंधक। उनमें से 3 16 फरवरी को रिहा होने वाले थे, लेकिन हमास ने उन्हें छोड़ने से इनकार कर दिया है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि 33 वाली जो संख्या है ये पहले फेज के लिए थी युद्ध विराम के। इसके अलावा हमास के कब्जे में 73 बंधक और हैं और उनमें से अधिकतर की मृत्यु हो चुकी है, ऐसी खबरें हैं। युद्ध विराम के दूसरे चरण में मृत बंधकों के अवशेष लौटाने की बात हुई थी। हमास ने रिहाई में अड़ंगा आखिर क्यों लगा दिया? उसका कहना है कि इजराइल संघर्ष विराम की शर्तों का पालन नहीं कर रहा। अगर वो शर्तों पर वापस लौट जाता है तभी वो बंधकों को छोड़ने पर विचार करेगा। हमास ने क्या क्या इल्जाम लगाए ये भी जान लेते हैं। पहला इल्जाम उसका है कि इजराइल उत्तरी गाजा पट्टी में विस्थापितों को लौटने से रोक रहा है। दूसरा कि जो लोग वापस लौट रहे हैं उनके ऊपर गोलीबारी की जा रही है। तीसरा, राहत सामग्री, मेडिकल इक्विपमेंट्स और मेडिसिन की सप्लाई को रोका जा रहा है। और चौथा, समझौते में जिन चीज़ों की एंट्री पर सहमति बनी थी इजराइल उससे पीछे हट रहा है। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी ही तो नहीं है। हमास के पीछे हटने की कई और वजह हैं और इनमें से सबसे बड़ी वजह है डोनाल्ड ट्रंप का गाजा प्लान। 4 फरवरी को डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा पट्टी को रियल एस्टेट साइट के तौर पर डेवलप करने का प्रस्ताव दे डाला। बकौल ट्रंप गाजा के लाखों लोगों को अरब मुल्कों में शिफ्ट किया जाएगा और फिर गाजा की ज़मीन पर बड़ी बड़ी इमारतें बनाई जाएंगी। उसे एक मॉडर्न सिटी की तरह डेवलप किया जाएगा। फिलिस्तीनी गुटों और अरब देशों ने इसे सिरे से खारिज किया, लेकिन 2 जन इस पे अड़े रहे। पहले तो डोनाल्ड ट्रंप, जिनके दिमाग की ये उपज है, दिनों दिन उनके विचार रेडिकल होते गए। यहाँ तक उन्होंने कह दिया कि गाजा से निकाले गए लोगों को वापस लौटने का हक नहीं होगा और अगर इजिप्ट और जॉर्डन उन्हें लेने के लिए तैयार नहीं हुए तो उनकी फंडिंग भी रोक दी जाएगी। अब ट्रंप तो ट्रंप हैं, वो पावर की चकाचौंध में बौखला गए हैं या भखवा गए हैं, कुछ भी आप कह दीजिए। 4 बरस के सूखे के बाद उनके पास में पावर आई है और उनका ज़्यादा अनुभव प्राइवेट एंटरप्राइजेस को चलाने का है, तो वो उसी हिसाब से बिहेव कर रहे हैं। इसमें कुछ नया नहीं। लेकिन इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू तो घाघ राजनेता हैं। उन्होंने भी ट्रंप के प्लान का खुला समर्थन किया और उन्होंने कहा कि गाजा प्लान को लागू हम कराएंगे, है ना, एक शेर दूसरा सवा शेर। उन्होंने ये भी कहा कि सऊदी अरब के पास बहुत ज़मीन है, उन्हें फिलिस्तीन को अपने यहाँ बसा लेना चाहिए। सऊदी अरब, मिस्र और इराक समेत दूसरे अरब देशों ने इसका विरोध किया। सऊदी अरब का जो शूरा है, शूरा काउंसिल, वहाँ के एक शीर्ष अधिकारी ने तंज कसते हुए कहा कि ट्रंप इजराइल को उठाकर अलास्का क्यों नहीं ले जाते, या फिर वो जब ग्रीनलैंड पर कब्जा कर लें तो इजराइल को वहां बसा सकते हैं। अब ये तो चली जबानी जंग। नेतन्याहू के बयान के बाद ये बात समझ में आ गई कि गाजा प्लान अकेले ट्रंप के दिमाग की उपज नहीं है, इसमें नेतन्याहू की भी मिली भगत है और इसलिए वो सीज फायर डील के साथ आगे बढ़ने के बहुत ज़्यादा राजी है नहीं। वैसे भी सीज फायर डील में गाजा के फ्यूचर पर कोई फैसला नहीं लिया गया था। कहा गया था कि आगे बैठकर इस पर चर्चा होगी और यही बात एक बोन ऑफ कंटेंशन बन गई है, गले की हड्डी। इजराइल अपने पड़ोस में हमास को देखना नहीं चाहता। उसका कहना है कि ये एक सिक्योरिटी रिस्क है, लेकिन 15 महीने की जंग के बाद उसे
हमास के साथ ही समझौता करना पड़ा। गाजा पट्टी में हमास जैसी मौजूदगी दिखा रहा है वो नेतन्याहू के लिए बिल्कुल अच्छा संकेत नहीं है। उनके ऊपर इल्जाम लग रहे हैं कि उन्होंने हमास के सामने सरेंडर किया। उनके गठबंधन के कई नेता सरकार छोड़ने तक की बात कर रहे हैं और वह गाजा में जंग दोबारा शुरू करने के लिए भी दबाव बना रहे हैं। जानकारों का ये भी कहना है कि ट्रंप के गाजा प्लान ने उन्हें कमबैक का मौका दे दिया है। इसके जरिए वो अपने गठबंधन को बचा कर रख सकते हैं, इसलिए वो ट्रंप के प्लान के साथ जाना चाहते हैं। एक को नई नई पावर मिली है वो उसमें पागल, और एक जो पावर है उसको बचाने में पागल। अब इन सारी चीज़ों ने हमास के लिए मुश्किल खड़ी कर दी है। गाजा को खाली कराने का मतलब है वहाँ हमास के लिए भी जगह नहीं बचेगी, उससे भी जाना पड़ेगा। हमास इसके लिए तैयार नहीं, मगर इतनी जल्दी फिर से जंग में उतरना हमास के लिए भी मुश्किल है, इसलिए वो बचे हुए बंधकों का इस्तेमाल एक बार्गेनिंग चिप की तरह करना चाहता है। लेकिन इस बार चीजें बदल गई हैं। इस दफा हमास को नेतन्याहू से नहीं, डोनाल्ड ट्रंप से बार्गेन करना है। इजराइल ने साफ कर दिया है कि जो जीजाजी कहेंगे वही साला करेगा। ट्रंप क्या कह रहे हैं? ट्रंप ने कहा कि यूं तो फैसला लेने का हक इजराइल का है, लेकिन अगर बंधक वापस नहीं आए तो मैं यही कहूंगा कि सीजफायर डील को कैंसिल करो एंड लेट हेल ब्रेक लूज। अब ये ट्रंप के गाजा प्लान के लिए भी मुफीद है, क्योंकि सिर्फ उनके बोलने से तो गाजा खाली नहीं होगा। ऐसे में मिलिट्री उतारने का विकल्प बचता है। अगर इजराइल उनके लिए अपनी फौज उतारता है तो इसमें ट्रंप का डबल फायदा है। उन्हें अपने हाथ गंदे नहीं करने पड़ेंगे और नतीजा वही मिलेगा जो उनका दिल चाहता है। बहरहाल सीजफायर डील में रुकावट के बीच घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है। कुछ अपडेट्स आपको दे दें। 11 फरवरी की सुबह इजराइल के सिक्योरिटी कैबिनेट की इमरजेंसी मीटिंग हुई। इसमें हमास के खिलाफ आगे की कार्रवाई पर विचार हुआ। वीडियो रिकॉर्ड होने तक मीटिंग चल रही थी। इजराइल ने अपनी आर्मी को हाई अलर्ट पर रखा है। सभी सैनिकों की छुट्टियां रद्द हो गई हैं। जो छुट्टी पर थे अब उन्हें वापस बुलाया जा रहा है। इजरायली नेगोशिएटर्स की एक टीम दोहा में थी। 11 फरवरी को युद्ध विराम के दूसरे फेज पर बात होनी थी, लेकिन वो मीटिंग से पहले ही इजराइल वापस आ गए हैं। हमास के कब्जे में कैद एक और बंधक श्लोमो मंसूर की मौत की पुष्टि हुई है। पहले फेज में छोड़े जाने वाले बंधकों की लिस्ट में उनका भी नाम था। इजराइल की आर्मी ने दावा किया कि मंसूर की मौत अक्टूबर 2023 के हमले में ही हो गई थी। हमास उनकी पार्थिव देह को ही गाजा ले गया था। इजराइल हमास का अध्याय अब यहीं पर कंक्लूड करते हैं। हम चलेंगे फ्रांस की राजधानी पेरिस में एआई एक्शन समिट शुरू हुआ है। इसकी अध्यक्षता फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी 10 फरवरी को शाम को पहुंचे फ्रांस में वो 12 फरवरी तक रुकेंगे और उसके बाद वो यूएस जाएंगे, जहां उन्हें उनके डियर फ्रेंड से मिलना है। मोदी ट्रंप मीटिंग पर हमने राजदूत के पिछले कई एपिसोड्स में बात की है, लिंक आपको मिल जाएगा। आज हमारा फोकस प्राइम मिनिस्टर के फ्रांस दौरे पर रहेगा। इस दौरे का सबसे बड़ा फोकस एआई समिट है। पहला एआई एक्शन समिट नवंबर 2023 में ब्रिटेन में हुआ था। इसमें 28 देशों ने हिस्सा लिया। उसमें इस बात पर सहमति बनी कि एआई को इस तरह तैयार किया जाए कि वो सेफ हो, भरोसेमंद हो, ह्यूमन सेंट्रिक हो, जिम्मेदार हो। दूसरा समिट मई 2024 में साउथ कोरिया की राजधानी सियोल में कराया गया। इसमें 27 देश थे। इस समिट में एआई से पैदा हुए अवसरों और चुनौतियों पर बात हुई। तीसरा समिट जो है पेरिस में चल रहा है। इसमें प्रधानमंत्री मोदी के अलावा अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस, चीन के वाइस प्रीमियर जांग गुओकिंग, जर्मनी के चांसलर ओलाफ शुल्स समेत कई दिग्गज नेता हिस्सा ले रहे हैं। राजनेताओं के अलावा टॉप एआई कंपनीज का जमावड़ा भी हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कई कंपनियों के फाउंडर्स और सीईओ से मुलाकात भी की। इसमें हिंदुस्तान में एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने पर जोर उन्होंने दिया। जैसा हमने पहले बताया, प्रधानमंत्री इस समिट के को चेयर भी हैं। पेरिस एआई समिट का फोकस 5 थीम्स पर है। पहली थीम है पब्लिक इंटरेस्ट एआई, दूसरी फ्यूचर ऑफ वर्क, तीसरी इनोवेशन एंड कल्चर, इसके बाद ट्रस्ट इन एआई और फिर ग्लोबल एआई गवर्नेंस। 11 फरवरी को प्रधानमंत्री ने समिट को संबोधित भी किया। इसमें उन्होंने एआई को डेमोक्रेटाइज करने की बात कही। आप उनकी बात सुन लीजिए। वी मस्ट डेवलप ओपन सोर्स सिस्टम्स दैट एनहांस trust and transparency. We must build quality data sets free from biases. We must democratize technology and create people-centric applications. We must address concerns related to cybersecurity, disinformation, and deepfakes. And we must also ensure that technology is rooted in local ecosystems for it to be effective and useful.
एआई समिट के बाद प्रधानमंत्री मोदी और मैक्रों बायलैटरल मीटिंग्स भी करेंगे। दोनों नेता इंडिया फ्रांस सीईओ फोरम को भी संबोधित करेंगे। बायलैटरल मीटिंग यानी जिसमें दो देश आपस की बात करते हैं। 11 फरवरी की शाम प्रधानमंत्री का मार्शले जाने का भी प्रोग्राम है। वहां वो फ्रांस में भारत के पहले वाणिज्य दूतावास का भी उद्घाटन करेंगे। कॉन्सुलेट खुल रहा है वहां पे। 12 फरवरी को प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति मैक्रो वॉर सेमेट्री जाएंगे। वहां पहले विश्व युद्ध में शहीद हुए हिंदुस्तानी सैनिकों को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। फ्रांस से भारत राफेल फाइटर जेट्स और स्कॉर्पियन सबमरीन खरीद चुका है, लेकिन ऑफिशियल स्टेटमेंट्स में इन डील्स का अभी जिक्र नहीं हो रहा है क्योंकि ये कंक्लूड हो चुकी डील्स हैं। 2 डील्स अभी आगे होनी है। स्कॉर्पियन का एक फॉलो ऑन ऑर्डर आना है और नौसेना के लिए भी रफाल खरीदने की बात चल रही थी, लेकिन उन पर बात कहां तक पहुंची है ये अभी इनसाइडर्स को पता है। औपचारिक घोषणा का हम अभी इंतजार कर रहे हैं। फ्रांस का दौरा खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री अमेरिका जाएंगे, जहां डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी बहुप्रतीक्षित मीटिंग होने वाली है। इस मीटिंग पर पूरी दुनिया की नज़र है, हमारी भी रहेगी और जो अपडेट्स होंगे आपको खबरगाहों पर मिलेंगे, जिन्हें लिखेंगे अभिषेक, जिन्हें रिकॉर्ड करेंगे इरशाद और जिनकी मदद करते रहेंगे अभिषेक। हमारे पास 1 से ज़्यादा 2 से ज़्यादा कुल 3 अभिषेक हैं। खबरगाहों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। ऐसी उम्मीद के साथ विदा लेते हैं। शुक्रिया, शुभ रात्रि।